ठीक है। और आज जो है वो हम करने लगे हैं जी, जो नवाज शरीफ जो बहुत शरीफ हैं उनको करने लगे हैं। तो नवाज शरीफ बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे इंसान भी हैं और अच्छा है। इसमें थोड़ा सा आपको ऐसी इन्होंने झूठ बोला हुआ है, जो लिखा हुआ है बस गलत किताबें लिख देते हैं, गलत चीज़ें लिख देते हैं हमारी लीडर्स के बारे में। अच्छा है, ओके। तो पहले तो जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं कि जो नवाज शरीफ जो थे, 19 जो है 88 में आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो आती है और 90 में चली जाती है, पहला रेन गया। फिर 90 में जनाब नवाज शरीफ साहब आते हैं, ठीक है, और 93 में चले जाते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनको ना सिर्फ 3 साल ही मौका मिलता है, ठीक है, आने जाने का ना। बस जब भी आते हैं 3 साल ही आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। नवाज शरीफ साहब जब भी आए हैं, इनकी किस्मत ऐसी है। तो बहरहाल जो है जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 2016 में भी क्वेश्चन आया था और 2020 में भी आया, मई जून में, और आपकी दफ़ा भी आ सकता है। डेफिनेटली इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जो कैम्ब्रिज है उसके लिहाज से। तो ओके जी। तो नवाज शरीफ साहब का जो है ना, हम फर्स्ट जो रेन है, फर्स्ट जो एरा जो है ना, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट रेन एरा पीरियड जो डिस्कस करने जा रहे हैं नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ जो हैं वो फॉल फ्रॉम पावर क्यों हुए, हमें फिर वही चीज़ कि हमें चीज़ पता होनी चाहिए 1993 की डेट लाजमी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछेगा कि व्हाई डिड नवाज शरीफ फॉल फ्रॉम पावर 1993। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने नवाज शरीफ की जो है ना पहले रेन की ना डिफ़िकल्टीज बतानी है। हम अभी जो है इसको करेंगे किसके एंगल से, हम इसके एंगल से करेंगे 14 मार्क्स के एंगल से, ठीक है। और क्या उसका नाम लेते हैं जी बेटा, प्लीज़ कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, तो हम इसको 40 मार्क्स के एंगल से करेंगे, 7 मार्क्स वैसे निकलेगा इसमें से। तो पहले ये बात आ गई जनाब कि पहली बात ये आ गई जी, डिफिकल्टीज क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थी नवाज शरीफ को, ठीक है, ड्यूरिंग हिज रेन, क्यों नवाज शरीफ फॉल फ्रॉम पावर हो गया। तो पहली प्रॉब्लम आ जाती है जनाब उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, अब ये जो ना जस्ट इंश्योरेंस जैसे कंपनीज नहीं होती, इस तरह से कोऑपरेटिव गवर्नमेंट की ना सोसाइटीज होती हैं। अब ये जो सोसाइटीज होती है ना, इनके अंदर ना तकरीबन आप ये कह लो कि अराउंड जो है ना 2 मिलियन के करीब ना 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी जो है ओवरऑल, उन्होंने ना अपनी लाइफ टाइम ना सेविंग जमा करवाई होती है। अपनी ज़िंदगी की सारी जो है ना आप कह लो कि जो जमा पूंजी होती है वो सारी इसके अंदर जमा करवाई होती है, सिर्फ इस वजह से कि जनाब हमें जो है ना ओल्ड एज में बेनिफिट या बाद में जनाब हमें डबल हो के ना मिलेंगे पैसे। तो फिर होता ही है कि ये जो है ना बैंकरप्ट हो जाती हैं, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी ना, ये बैंकरप्ट हो जाती हैं, और जब ये बैंकरप्ट हो जाती हैं उसके ऊपर फिर जनाब इन्वेस्टिगेशन टीम शुरू हो जाती है काम करने। वो पता चलता है जी कि ये जो क्या उसका नाम लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इससे तकरीबन आप कह लो कि नवाज शरीफ साहब जो थे ना, जो शरीफ साहब हैं, उन्होंने 17 बिलियन पाकिस्तानी रुपी जो है ना लोन लिया था, ठीक है। अब वो लोन किस चीज़ के लिया था जी, इत्तेफाक से ना, अपनी इत्तेफाक जो इंडस्ट्री है ना, इत्तेफाक इंडस्ट्री जो मिल्स है उनकी, इत्तेफाक से इत्तेफाक स्टील मिल, ठीक है, शुगर मिल्स, इनके लिए ना बकायदा स्टील मिलों के लिए बकायदा इन्होंने जो है क्या उसका नाम लेते हैं लोन लिया था। अब वो जो लोन जो इन्होंने लिया ना, ठीक है, वो जो लोन जो था ना जनाब, उसकी वजह से ये बेसिकली ना बैंकरप्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है जनाब नवाज शरीफ जो ना ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आप कह लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब नवाज शरीफ जो था उसका मेंबर भी नहीं था। अच्छा, फर्दर पता चलता है जनाब कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर बाकायदा तौर पे ना 700,000 जो थे ना लोग, ठीक है,
जिनकी जो आप कह लो कि दे लॉस्ट देयर सेविंग एवरीथिंग, उनका हर चीज़ खत्म हो गई। तो दे ऑल बिलोंग टू पंजाब। इनका ताल्लुक जनाब पंजाब से था। ठीक है, ये जो लोग थे ना, मोस्टली जो थे पंजाब से था। तो डेफिनेटली पंजाब जो था दैट वाज द मेन आप कह लो कि वोट बैंक फॉर द नवाज शरीफ। तो पता ये चला जनाब कि ये जो पैसे शैसे सारे इन्होंने लोन लिया, और ये मेंबर भी नहीं था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, और बाकायदा तौर पे जनाब बाकायदा जो है ये 700,000 लोगों का जो है सब कुछ जो है ना आपके लोग सेविंग वगैरह सारी लॉस्ट हो गई। तो जिसकी वजह से ना ये जो आपके लोग फाइनेंशियल कोलैप्स आ गया पाकिस्तान के अंदर, और आपके लोग के ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी वो बैंकरप्ट हो गई। तो बाद में ये हुआ कि इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि फेलियर में कैसे आएगा, उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे नवाज शरीफ के पहले रेंज में फेल होने की रीज़न बनता है कि इसकी वजह से हुआ है कि दिस डैमेज द नवाज शरीफ रेपुटेशन। उसकी रेपुटेशन बड़ी डैमेज हो गई, और एज द आपके लोग गवर्नमेंट जो थी दैट वाज आपके लोग ब्लेम्ड, सारा ब्लेम जनाब गवर्नमेंट के ऊपर आ गया। और आप कह लो कि इवन के पर्टिकुलरली जो है ना उसकी जो फैमिली जो थी वो एसोसिएट थी, इसके फैमिली मेंबर्स, ये नवाज शरीफ खुद हो गया, उसने जो लोन लिए हुए थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप कह लो कि दिस लेड टू हिज इमेज बीइंग हार्म्ड। और शरीफ जो था ना, ठीक है, ऑल्सो लॉस्ट द सपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस स्कैंडल, स्पेशली पर्टिकुलरली पंजाब से भी उसका वोट बैंक ना रिड्यूस हो गया, सबको पता चल गया चोर है। मगर हालांकि ऐसी बात नहीं है, शरीफ है, ठीक है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जरी बात है, बुक में गलत चीजें लिखी होती हैं, हम पढ़ाएंगे फिर भी अब क्या करें, नंबर तो हमने लेने हैं तो हम तो कहेंगे। तो बहरहाल जो है ऑल द ऑफिशियल इंक्वायरी जो थी हेडेड बाय द आप कह लो कि जज जो था, उसने क्लियर कर दिया उसको ना, माशाल्लाह उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कुछ नहीं, नन्ना मुन्ना बच्चा है। ठीक है, कि जज ने क्लियर कर दिया देम ऑफ एनी आप लोग के रॉन्ग डूइंग, बट इट फर्दर डैमेज, उसकी आप लोग की रेपुटेशन डैमेज हुई। इवन दो कि उसने रीपे भी कर दिए लोन बाद में। ठीक है, सारे तो नहीं हेयर किए। तो बहरहाल जो था उसकी रेपुटेशन डैमेज हो गई, और जिसकी वजह से उसकी जो है ना वोट बैंक जो था दैट वाज आल्सो रिड्यूस, व्हिच बिकेम आपको लगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन नवाज शरीफ जो था ही वाज फॉल फ्रॉम पावर। कौन सा डेट हमने याद रखना है, 1993। तो 1993 में वो पावर में, मतलब कैसे फॉल होता है पावर से। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, उसका नाम लेते हैं जो नेक्स्ट जो रीजन आ जाती है जी, वो जो रीजन है उसमें हम बताएंगे जनाब बीसीसीआई स्कैंडल। ठीक है, स्पेशली बीसीसीआई स्कैंडल क्या था जनाब, सीक्वेंस में चलते हैं जरा थोड़ा। अब ये जो बीसीसीआई स्कैंडल था, इसका पहले स्टैंडफोर्ड पता होना चाहिए जी, बैंक क्रेडिट कॉमर्स इंटरनेशनल था। ठीक है, अब ये जो बैंक जो था ना, ये दुनिया का ना 7वें नंबर पे मतलब बैंक था। ये 1991 में मामला चला ये स्कैंडल का। तो हुआ ये था कि इसकी ना पूरी दुनिया में ना 400 ब्रांचेस थी। ठीक है, और 2 हेड ऑफिस है इस बैंक के। ये वाहिद पाकिस्तान का बैंक था जो उस टाइम पे ना दुनिया के 7वें नंबर पे आ रहा था। ठीक है, और जो है अब मामला ये था कि एक हेड ऑफिस जो था इसका लंदन में था, और एक जो था कराची में था। बाकी 400 ब्रांचेस ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में थी। अब सीन ये हुआ जनाब कि वो जो स्कॉटलैंड यार्ड की टीम है ना ब्रिटेन की, इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ब्लेम किया उन्होंने, क्या जी, उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ पर ना बहुत बड़े लेवल पे ना फ्रॉड हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जी। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि इलीगल वे में ना यहाँ से पैसे, ठीक है, बाहर जनाब भिजवाए गए हैं, और वो जो पैसे हैं ना डिफरेंट जगहों पे इलीगल वे में यूज भी किए गए हैं। अब मामला ये होता है जनाब कि ये जो बैंक होता है ना बीसीसीआई, ठीक है, इसको ना आपके लोग इसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं, और इस बैंक को एबॉलिश कर देते हैं, मतलब ये बैंक ही खत्म कर देते हैं, मतलब कि ये बैंक ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये था, इसका सबसे बड़ा जो, और फिर इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो होती है ना उसमें ये पता चलता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो है ना, उनमें जनाब बाकायदा तौर पे जो है पॉलिटिकल जो लिंक्स आ जाते हैं, स्पेशली जो है ना ये नवाज शरीफ हो गए, इनके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, और डिफरेंट और पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के ना इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो फिर होता ही है कि इस बैंक को ही बॉलिश वो कर देते हैं, और जब ये कोलैप्स हो जाता है दैट वाज अ ग्रेट शॉक, एंड इट लेड मैनी आपके लोग के इन्वेस्टर्स जो लॉस्ट के लूजिंग ह्यूज सम्स ऑफ मनी। मतलब कि जो बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिन्होंने बहुत पैसा इसके अंदर लगाया होता है, वो सारे का सारा ना आपके लोग के खत्म हो जाता है, क्योंकि जब अकाउंट्स ही फ्रीज हो गए तो पैसा भी गया, खत्म हो गया सारा। तो दे लॉस्ट एवरीथिंग, प्राइवेट इन्वेस्टर जो थे दे लॉस्ट एवरीथिंग। तो आपके लोग के द क्लोजर ऑफ बीसीसीआई जो था, फिर ये सिर्फ पाकिस्तान में बंद हुआ था या पूरी बेटा दुनिया पूरी में? दुनिया में, पूरी दुनिया में। अच्छा। तो तो आप ये कह लो कि बकायदा तौर पे फिर इम्पैक्ट साथ में ये भी आ जाएगा, द क्लोजर ऑफ बीसीसीआई मेड मैटर वर्स। एज अ रिजल्ट क्या हुआ ऑफ दीज पॉलिसीज, शरीफ जो था एंड हिज गवर्नमेंट जो थी देवर ब्लेम्ड। तो वन ऑफ द रीजन आ जाती है
टू नवाज शरीफ फॉल फ्रॉम पावर 1993, उसका जो पहला रेन है, फर्स्ट जो रेन आ जाता है। तो उसके बाद जनाब हम आ जाती हैं कि क्लैशनकोव कल्चर आ जाता है जनाब। अब वो जो क्लैशनकोव कल्चर क्या चीज है, ड्रग सर ट्रैफिकिंग। रिमांड केस, जी सर अच्छा ये वही रहमान, है। यार वो असल में ना इंडिया ने बहुत ही अजीब ही, वो इतना कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं था जो उन्होंने मूवी के अंदर उसको शो करवा दिया है। हाँ जी, पाकिस्तान का बहुत ही गंदा इमेज उन्होंने दिया है, इतना भी नहीं, मतलब पाकिस्तान मतलब ठीक हाँ है। जी, इतना भी नहीं। सिंध हाँ में और मतलब हालात खराब तो थे, लेकिन वो इतना हालात भी खराब थे, नहीं। मगर वो तो वो इतना बड़ा डाकू नहीं था जितना उसको इतना बड़ा बना दिया है। खैर बहरहाल, और भी बड़े थे हाँ बड़े बड़े थे, अभी भी हैं, अभी तो पाकिस्तान में खुल के हैं। जी वो बहरहाल जो सर। है तो क्लैशनकोव कल्चर क्या था, इसको समझ लीजिएगा। गवर्नमेंट जो थी ना उसका फेलियर बहुत बड़ा आ जाता है कि आप ये कह लो कि इजी अवेलेबिलिटी जो थी मॉडर्न गन्स की, स्पेशली क्लैशनकोव पाकिस्तान में आ गई। किसकी वजह से जनाब, बकायदा जैसे मैंने जिया की जो डिफिकल्टीज बताई थी ना, वो सेम पॉइंट आने लगा है, उसको थोड़ा और लिंक कर लेंगे इसमें। हुआ ये कि जनाब के वो जो गन्स जो थी वो स्मगल्ड होकर ना अफगानिस्तान, ठीक है, वहां से लोकली यहाँ पर हमने बनानी शुरू कर दी। मतलब अफगानिस्तान से जो गन्स आई थी ना रशियंस क्लैशनकोव, वो सवात में एक जगह थी शकूत। तो सवात में एक जगह शकूत थी, वहां पे ना उसकी ना फैक्ट्रियां खुल गई, मतलब कि ना यहाँ पे हमने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया और यहाँ पे फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद वो जो गन्स जो थी ना, वो आराम से आप कह लो कि चीप रेट पे जो ना इजीली अवेलेबिलिटी होगी मॉडर्न गन्स की, ठीक है। और आप कह लो कि अलोंग विद दैट ड्रग्स जो थी ना, वो भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग शुरू होगी मजीद पाकिस्तान के अंदर। और फिर हुआ ये कि इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉडर्न गन्स, दे ऑल्सो प्रमोटेड ड्रग्स एंड आर्म ट्रैफिकिंग। तो जिसकी वजह से हुआ ये, इट ऑल्सो इंक्रीज आपके लोग के सिचुएशन जो थी ना पाकिस्तान की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दैट वाज वर्स्ट एट द टाइम। इतनी को वर्स्ट हो गई कि बकायदा तौर पे नवाज शरीफ साहब जो थे ना, वो बकायदा तौर पे जापान जाने के लिए ना जहाज में बैठे हुए थे पीआईए में। तो इन्होंने अपना जो जहाज भी रनवे पे चल रहा था, तो इसने स्टॉप करवा दिया जहाज ही, और वहीं से ये उतर के सीधा कराची चला गया। और कराची जाके ना बकायदा तौर पे वहां पे MQM जो है ना उनके साथ बकायदा तौर पे बातचीत इसने की कि भाई ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है, किडनैपिंग हो गई है, ठीक है, मर्डरिंग हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, वाइड स्प्रेड क्राइम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पर्टिकुलरली कराची और हैदराबाद में हो रहा है ये, तो इस मामले को खत्म करो। तो बहरहाल मामला खराब हो जाता है, जिसकी वजह से होता ही है कि नवाज शरीफ जो है ना MQM के अगेंस्ट ना बकायदा तौर पे जो है ऑपरेशन आपके लोग ब्लू फॉक्स करवाता है, जिसको ऑपरेशन क्लीन अप भी कहा जाता है। ऑपरेशन ब्लू फॉक्स या ऑपरेशन जो था क्लीन अप, ऑपरेशन क्लीन अप जो था, ये करवाया जाता है जनाब किसके अगेंस्ट, जनाब MQM के अगेंस्ट। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट ये आ जाएगा कि इसकी वजह से होता ही है कि MQM की सपोर्ट भी खत्म हो जाती है, ठीक है, नवाज शरीफ के साथ। और साथ ही साथ ये होता है कि ही वॉज फेल टू आपके लोग के हैंडल दिस सिचुएशन, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कराची एंड हैदराबाद, नवाज शरीफ। और बाकायदा तौर पे ये होता है कि ही वॉज ऑल्सो फेल्ड आपके लोग के इन द इस्लामाबाद अकॉर्ड। इस्लामाबाद अकॉर्ड में भी जो है ना, अब ये क्या चीज होती है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद अकॉर्ड ये होता है अफगानिस्तान के रिलेशन में भी चीज आती है, एग्रीमेंट। इस्लामाबाद अकॉर्ड ये होता है कि 6 फ्रिक्शन में ना छह मीटिंग्स होती हैं अफगान तालिबान के साथ इस्लामाबाद के अंदर। नवाज शरीफ बुलाता है उनको, तो उन्हें कहता है जी ये ड्रग ट्रैफिकिंग और ये रेफ्यूजीज का इशूज और ये चाहे मामला जो आपकी वजह से है ना, ये हैंडल करें इसको। तो बहरहाल जो है ना, ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड के अंदर ना बकायदा तौर पे ऑल द आप कह लो कि मीटिंग्स और फेल्ड, सारी मीटिंग जो थी ना तालिबान के साथ फेल हो जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ना क्राइम रेट जो ये ड्रग ट्रैफिकिंग इतनी को इंक्रीज हो जाती है, अराउंड आप कह लो कि 4 मिलियन, बेनजीर भुट्टो के एरा में 1 मिलियन थे, इसके नवाज शरीफ के एरा में 4 मिलियन पीपल जो थे देवर एडिक्ट ऑफ ड्रग्स। तो ये जो है ना सिचुएशन ना कंट्रोल करना, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग का बढ़ जाना, ठीक है, और बकायदा इवन कि गवर्नमेंट जो थी उन्होंने मिलिट्री एक्शन भी स्टार्ट किया, बट सिचुएशन जो थी दैट कुड नॉट बी आपके लोग कंट्रोल कंप्लीटली। और आपके लोग के इट वाज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर जो थे ना, और जो वहाँ के जो लोग जो थे, मतलब कि वो जो जैसे कराची हो गया वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स और उसके जो वहाँ के जो लोग थे वो बकायदा इस वायलेंस में इन्वॉल्व थे पूरी तरह। तो आप कह लें गवर्नमेंट जो था बकायदा तौर पे आप ये कह लें कि ये सारी की सारी इन्वॉल्व थी इस मैटर्स में, और उसको कंट्रोल नहीं कर सका ये नवाज शरीफ इस सारे मामले को। तो दिस बिकेम वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से वो अनपॉपुलर हो गया, वन ऑफ द रीजन टू फॉल फ्रॉम पावर। तो एक
ये भी रीज़न आ जाती है कि ही वॉज फॉल फ्रॉम पावर। ठीक है, उसके बाद जो है क्लैशनकोव जो हेरोइन एडिक्शन वाला जो था, उसके बाद नेक्स्ट हम चीज़ में आते हैं, वो आ जाता है भाई बाकायदा तौर पे इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस हमें क्या होता है। अब इकोनॉमिक लॉस क्या होता है जनाब, इकोनॉमिक लॉस में ये आएगा कि बाकायदा तौर पे ना नवाज शरीफ के ऊपर ना एक तो ये प्रेशर होता है कि भाई तुम ये जो है ना न्यूक्लियर जो है ना टेस्ट बैन ट्रीटी पे साइन करो, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो नवाज शरीफ कहता है पहले इंडिया से करवाओ तब हम करेंगे। तो बहरहाल जो है ना, अब जाहिर सी बात है अमेरिका है, डैडी के आगे इस तरह की बात करना कितना बुरा होता है। तो फिर डैडी कहते हैं अच्छा बेटा तू मेरा क्या बोलेगा। तो बहरहाल जो है अमेरिका क्या करता है, बाकायदा इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है, और बाकायदा जो यूएस एड जो आ रही होती है ना बेनजीर भुट्टो के एरा में दोबारा से रिकॉन्टिन्यू हो गई थी, तो वो दोबारा से स्टॉप हो जाती है। जब यूएस एड जो थी ना वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, ड्राई अप हो जाती है, तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं यूएस एड पे, तो वो सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं। पर्टिकुलरली जैसे मोटरवे वगैरह वाले चल रहे थे वो स्टॉप हो जाते हैं। एट द सेम टाइम क्या होता है, येलो कैब एक स्कीम शुरू ही करता है नवाज शरीफ, वो सक्सेस में भी आता है फेलियर में भी इसके। तो येलो कैब स्कीम शुरू करता है, तो ये ना ये इसका ये पर्पज ये होता है कि जो है ना आराम से जो है ना ये जो यूथ है, ठीक है, ग्रेजुएट करके जो है ना इजी इंस्टॉलमेंट पे जो है ना थ्रू द बैंक लोन ले, और बाकायदा तौर पे जो है ना अपनी जो है ना सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ना करे, और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, रिड्यूस हो। तो बहरहाल जो है मामला ये होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना वो बाकायदा तौर पे येलो कैब जो है ना वो थ्रू द जो आप कह लो कि बैंक जो है ना निकाल लेते हैं। बट फर्स्ट 2 और 3 इंस्टॉलमेंट जो थे दोज वर पेड ऑफ दिस येलो कैब, ठीक है, बट आप कह लो कि रिमेनिंग अमाउंट जो थी दैट वाज नॉट पेड बाय द पीपल। तो फिर होता ही है कि वो जो पैसे जो थे वो किस पे पड़ जाते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब कि लोग पहली 2 इंस्टॉलमेंट देके और अपनी गाड़ियां क्लियर करवा लेते हैं कि भाई बाकी इंस्टॉलमेंट ही नहीं देते, तो वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है। फिर गवर्नमेंट किसके ऊपर डालती है, गवर्नमेंट जो थे बाकायदा टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है उसको फुलफिल करने के लिए। तो जिसकी वजह से जो है ना इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, और जो था ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और ये जो था जिसकी वजह से होता ही है कि इन चीज़ों की वजह से नवाज शरीफ जो था ही वॉज ऑल्सो फॉल फ्रॉम पावर, क्योंकि इन चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर सका। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इसका आ जाता है वो आ जाता है जनाब शरीयत बिल। अब शरीयत बिल क्या चीज़ होती है जनाब, शरीयत बिल ये होता है जनाब के बाकायदा तौर पे ना नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग होगी, सूद से पाक बैंकिंग। ठीक है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि क्या उसका नाम लेते हैं हम जो है कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो है ना बाकायदा तौर पे जो है ना कंट्री को रन किया जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल मैटर्स को जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ चलेगी, और इस्लामिक लॉ के मुताबिक। जैसे ज़िया वगैरह मतलब काम शुरू किया था ज़िया ने। अब होता ये है कि उस टाइम पे सीन ये होता है जनाब कि बाकायदा तौर पे ना जो ऑपोजिशन लीडर्स होते हैं ना, ऑपोजिशन लीडर्स वो इसको फुल क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं जी वी डोंट वांट टू सी आप लोग के इंटरफेरेंस ऑफ इस्लाम इन द पॉलिटिकल मैटर्स, कि भाई हम इतना ज्यादा इस्लाम का रोल नहीं देखना चाह रहे पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर, जिसमें बाकायदा तौर पे पीपल पार्टी के बहुत से मतलब के पॉलिटिशियंस होते हैं उसके अंदर ना, ऑपोजिशन वो नहीं देखना चाह रहे होते इस्लाम देशन है इतनी ज्यादा पॉलिटिकल मैटर के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये होता है कि ही वॉज फेल टू इम्प्लीमेंट आपके लोग के ट्रू इस्लामाइजेशन, और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग करने में नाकाम हो जाता है। तो आप ये कह लो दिस बिकेम वन ऑफ द आपके लोग के रीजन ही वाज फॉल फ्रॉम पावर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वजह से ना, ठीक है, शरीयत बिल पास तो कर देता है मगर वो फेल हो जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से ना इनकी जो अलायंस होता है ना, अलायंस जो बना होता है इनका शुरू से ही दोस्तियां आईजीआई के साथ, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, तो ये इनका अलायंस जो है ना ब्रेक हो जाता है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो जमात इस्लामी वाले उनके साथ फिर ये अलायंस यहाँ पर क्रम्बल्ड होकर ब्रेक हो जाता है। तो जिसकी वजह से आप ये कह लो कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो अलायंस था वो ब्रेक हो गया, तो विच बिकेम वन ऑफ द रीजन टू फॉल फ्रॉम पावर। ठीक है, तो ये जो है ना एक ये रीजन आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है जनाब गुलाम इसहाक खान। याद रखिएगा बेनजीर भुट्टो के पहले रेन में और नवाज शरीफ के फर्स्ट रेन में ना प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि जाहिर बात है बेनजीर भुट्टो को जो है पावर से गिराने में इन दोनों ने मिलकर काम किया था, गुलाम इसहाक खान ने भी और नवाज शरीफ ने भी। तो लिहाजा डील ये थी कि जनाब आपके एरा में हम प्रेसिडेंट ही होंगे, तो लिहाजा जो फर्स्ट रेन था नवाज शरीफ का उसमें ये प्रेसिडेंट ही था। अब फड्डा क्या पड़ गया जनाब, फड्डा ये पड़ गया कि बाकायदा तौर पर ना ओपन कन्फ्लिक्ट हो गया जी। क्या जी, इट केम इनटू द ओपन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान। और हुआ किस चीज के ऊपर जनाब, अपॉइंटमेंट किस चीज के ऊपर, प्रेसिडेंट जो था ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू
आर्मी चीफ। अब आर्मी चीफ जो है ना उसकी एक डेथ होती है। आफ्टर द डेथ ऑफ आर्मी चीफ जो था आसिफ जो था ना जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, इसकी ना जनाब डेथ हो जाती है। ठीक है, अब शरीफ जो था ना वो चाह रहा होता है, ही वांटेड टू अपॉइंट हिज नॉमिनेशन, जनरल जो है ना वो मैं अपना बंदा अपॉइंट करूंगा एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मगर जो प्रेसिडेंट जो था वो चाह रहा होता है जनाब, ही वाज नॉट रेडी टू एक्ट, आपके लोग के उसकी एडवाइस को नहीं सुन रहा होता नवाज शरीफ की ना, जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है भाई मेरा बंदा आएगा। अब जनाब क्या उसका नाम लेते हैं, ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब आप ये कह लो कि जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के लिहाज से जो ना जनरल अब्दुल वहीद काकड़ जो है ना न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना नवाज शरीफ, ठीक है, ही वाज आप लोग टोल्ड फ्यू मिनट्स बिफोर द अपॉइंटमेंट, मतलब कि आप ये कह रहे कि दोनों के चीफ बैठे होते हैं और वहां जाता है नवाज शरीफ अपनी पर्ची खोलता है और कहता है जनाब ये जनाब नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा जनरल अब्दुल वहीद काकड़। तो फिर जब ये सीन होता है ना तो ये जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर जो शरीफ जो था उसको ये बहुत बड़ी इंसल्ट फील होती है। नवाज शरीफ जो था प्राइम मिनिस्टर शरीफ फेल्ट इट वाज हिज इंसल्ट, कि मतलब अभी उसके हाथ में ही पर्ची थी और प्रेसिडेंट साहब ने जाके अपने बंदे को अपॉइंट कर लिया कि ये जनाब दोनों के बैठे हुए थे वहां पे 4 स्टार जनरल जिनको उन्होंने जिसमें से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था। तो फाइनली हुआ ये कि इनमें ना कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है दोनों में, प्राइम मिनिस्टर में भी और प्रेसिडेंट में भी, ओवर द इशू ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जिसकी वजह से वो कन्फ्लिक्ट इतना को सीरियस हो जाता है कि बाकायदा तौर पे जो है ना जो गुलाम इसाक खान जो है वो 8 अमेंडमेंट लगा के इसको बाकायदा नवाज शरीफ को डिसमिस कर देता है। ठीक है, सो 8 अमेंडमेंट जो थी, ठीक है, उसकी वजह डिसमिस कर दिया। और फिर होता ही है कि इसको ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना रिस्टोर कर देती है नवाज शरीफ को। बट लेटर ऑन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू आपके लोग के वर्क इफेक्टिवली या एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की चलाना। ठीक है, विद दिस कन्फ्लिक्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों लड़ पड़ते हैं आपस में। लड़ने का मतलब ये कि उनका कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है हर चीज के ऊपर। तो जो है ना बाकायदा तौर पे दे बोथ रिजाइन हिमसेल्फ। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि नवाज शरीफ जो था वो फॉल फ्रॉम पावर हो जाता है। ठीक है, ये जो है क्या उसका नाम लेते हैं, नवाज शरीफ का जो था वो पहला रेन था। नवाज शरीफ साहब जो थे वो फॉल फ्रॉम पावर क्यों हुए। उसके बाद जनाब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, बेनजीर भुट्टो के पास आने लगे हैं दोबारा से हम। बेनजीर भुट्टो जो थी, अब ये नवाज शरीफ साहब जो थे ना 1993 में चले जाते हैं। तो नवाज शरीफ जब 1993 में चले जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो आती है ना जनाब वो आती है बेनजीर भुट्टो। फिर अब ये बेनजीर भुट्टो का बीबी जो है ना उनका सेकंड रेन शुरू होने लगा, सेकंड रेन। ठीक है, सेकंड एरा सेकंड पीरियड जो था। तो तो बेनजीर भुट्टो जो थी बेसिकली ये 90 आप कह लो कि 90 जो है 3 में ही आप कह लो कि आ जाती हैं। ठीक है, एक्चुअल स्टार्ट होता है 1994 से इनका सारा काम, बट 1993 में आती है और फिर 1996 में जो है ना ये दोबारा चली जाती है। तो हमें डेट याद रखनी पड़ेगी ये वाली। तो अगर वो क्या जी वाई डिड बेनजीर भुट्टो फॉल फ्रॉम पावर 1996, तो फिर इसको भी 14 मार्क्स के एंगल से चीज को देखने लगे हैं कि भाई बेनजीर भुट्टो जो थी उसको जो है बाकायदा तौर पे फॉल फ्रॉम पावर क्यों हुई। ठीक है, 1996 में। तो उसके पहली जो उसकी जो प्रॉब्लम आ जाएगी वो आ जाएगी ट्रेन मार्च। ट्रेन मार्च जो थी वो क्या चीज थी जनाब, 1994 के अंदर ही होती है जी ट्रेन मार्च। अब ट्रेन मार्च में एक्चुअली होता क्या है, ट्रेन मार्च के अंदर ये होता है कि ना जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बेनजीर भुट्टो पावर में होगी तो नवाज शरीफ ऑपोजिशन में होगा, जब नवाज शरीफ पावर में होगा तो बेनजीर ऑपोजिशन में होगी। तो ये टॉम एंड जेरी सीन था। अच्छा, अब तो है सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो बहरहाल जो है मेन ऑपोजिशन जो थी तो केम फ्रॉम द नवाज शरीफ। ठीक है, और आप कह लो कि इसने क्या किया जनाब के इसने तहरीक निजात शुरू की। नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने बेनजीर भुट्टो के अगेंस्ट 1994 में तहरीक निजात शुरू की। तहरीक निजात मीन्स के वो चाह रहे थे इसको डिसमिस किया जाए किसी तरह, तहरीक चलाई। ठीक है, तहरीक निजात, तहरीक निजात जब शुरू की गई 1994 में, ठीक है, टू ब्रिंग डाउन हर गवर्नमेंट। ठीक है, तो हुआ ये कि उस ट्रेन मार्च को स्टार्ट किया गया कराची से, शुरू ही वो ट्रेन मार्च और पेशावर तक, कराची टू पेशावर जनाब ट्रेन मार्च चलाई गई। ठीक है, और उसमें जो है ना उसके फर्स्ट फेज के अंदर हुआ क्या उस मार्च में कि सक्सेसफुली जो है ना ये जो मार्च जो थी ना इट अट्रैक्टेड ह्यूज क्राउड। ठीक है, टू लिसन आपके लोग ड्यू टू आपके लोग क्रिटिकल स्पीच। नवाज शरीफ ने इकोनॉमिकली जो है ना बेनजीर भुट्टो की ना क्रिटिकली जो है ना उसको एनालाइज किया कि जनाब क्रिटिकली स्पीच दे के ना डिफरेंट स्टेशन पे रुक रुक के ट्रेन को तो बाकायदा तौर पे ना लोगों को ट्रैक किया, जिसकी वजह से हुआ ये है
कि ये जो ट्रेन मार्च की वजह से हुआ ये कि बाकायदा डिफरेंट जो थी ना सिटीज़, स्पेशली आप कह लो कि पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, इवन के कैपिटल इस्लामाबाद हो गया, उन जगहों पे ना रैलीज निकलना शुरू हो गई, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया। मीन्स के डेमोन्स्ट्रेशन एंड द प्रोटेस्ट हैड बीन स्टार्टेड सेवरल सिटीज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ जनाब कि इसी ट्रेन मार्च तो बड़ी कामयाब जा रही थी। वहीं 2 वीक्स लेटर जो था उसने उसी को कॉल कर दिया, उसने कहा जनाब कंट्री वाइड व्हील जैम होगा जनाब, उसने कहा इस पहिया जाम होगा। अब तो व्हील जैम होगा जनाब, खुद ये सारा कुछ करते रहे हैं, बाकियों को मना करते ना करें। तो व्हील जैम जनाब स्ट्राइक शुरू होगी पूरे कंट्री में ना। तो जिसकी वजह से हुआ ये कि ये जितनी भी एक्टिविटीज चल रही थी ना, ऑल दीज वर इफेक्टिव एनफ टू अंडरमाइन बेनजीर भुट्टो रूल। तो बेनजीर भुट्टो ने क्या किया, बेनजीर भुट्टो ट्राई टू आप कह लो कि हैंडल, ठीक है, किस तरह से हैंडल करने की कोशिश की। उसने क्या किया, उसने आप कह लो कि बाय अरेस्टिंग सेवरल ऑपोजिशन लीडर्स हु हैड टेकन पार्ट इन दीज स्ट्राइक्स ना, जो मेन जो सामने आके इन स्ट्राइक्स को फॉलो कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये जो मेयर जो थे ना, आपके लोग दीज मेयर वर एंगर्ड बाय द पीपल एंड द ऑपोजिशन। जो लीडर जो थे ना, उन्होंने कहा जनाब ये क्या बात होगी। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये तो दिस इज द आप कह लो कि पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो उनको अरेस्ट किया गया उन लीडर्स को ना। तो नवाज शरीफ जो था उसने बकायदा इसको माउंट किया कि पर्सनल अटैक इसके ऊपर किया, बेनजीर भुट्टो के ऊपर ना, फॉक्सिंग उसको फोकस किया कि जनाब उसके जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं एंड आप कह लो कि पॉलिटिकल जो मेथड है उसके ऊपर। तो फाइनली हुआ ये कि ही वर्क टायरलेसली एंड वाज सक्सेसफुली टू अंडरमाइन हर गवर्नमेंट। तो इसकी जो अपोजिशन जो थी ना, हिज अपोजिशन पेव्ड द ग्राउंड फॉर द गवर्नमेंट डिपार्चर। तो जिसकी वजह से आराम से गवर्नमेंट निकल गई बेनजीर भुट्टो की। तो दिस वाज ट्रेन मार्च जो थी, दिस वाज वन ऑफ द रीजन। बेनजीर भुट्टो जो थी सेकंड रेन में 1996, डेट को हमने याद रखना है कि 1996 में बेनजीर भुट्टो फिर जा रही है। तो वन ऑफ द रीजन थी फॉल फ्रॉम पावर। उसके बाद आ जाते हैं जनाब फैमिली फ्यूड्स। फैमिली फ्यूड्स क्या था जनाब, फैमिली फ्यूड ये था घर के लड़ाई झगड़े। अच्छा, इसकी अम्मी जो थी ना वो थी नुसरत भुट्टो। नुसरत भुट्टो जो थी वो क्या चाह रही थी, वो चाहती थी कि मेरा बेटा जो है ना मुर्तजा भुट्टो, ये जनाब बने क्या, उसका नाम लेते हैं, इसको बनाया जाए जनाब पीपीपी का चेयरमैन, जैसे बिलावल भुट्टो अभी है, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बने। मगर जो बेनजीर भुट्टो जो थी ना वो इसके अगेंस्ट थी, और उसने क्या किया, आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर, जो मिस्टर 10% है उनके साथ मिलकर बाकायदा तौर पे इसका जो है ना कराची के अंदर इनकाउंटर करवा दिया, पुलिस इनकाउंटर। ठीक है, मतलब जो हिस्ट्री कहती है। तो कराची में जनाब बाकायदा पुलिस एम्बर्श में जो है ना, ठीक है, यहाँ पर जनाब बाकायदा कराची के अंदर जो है ना बाकायदा तौर पे ये हाउस अरेस्ट में था इसका भाई। तो पुलिस जो है ना उसके हाउस अरेस्ट के अंदर इसका इनकाउंटर हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि इन अ वेरी नेक्स्ट डे जिन जो पुलिस ऑफिसर उसकी सिक्योरिटी पे थे ना, जिन्होंने इनकाउंटर किया इसके भाई का, उनको वेरी नेक्स्ट जो है ना हाई पोस्ट दे दी गई, मतलब हाई पोस्ट पे लगा दिया गया, हाईली जनाब अपॉइंट किया गया कि कोई अगर डीएसपी है तो उसको जनाब एसपी सिंध बना दिया। मतलब बड़ी बड़ी पोस्टें दे दी गई जो उसमें थे, ताकि वो बोले ही ना, ठीक है, मुंह ही ना खोलें। तो बहरहाल जो है कि आप ये कह लो कि ये जो था ना, हर हस्बैंड आसिफ अली जरदारी, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस पॉलिटिकल मर्डर। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मर्डर था, ठीक है। सो द हाई प्रोफाइल किलिंग ऑफ हर ब्रदर इन हर आफ्टर टर्म डैमेज्ड हर पॉलिटिकल कैरियर। इसकी वजह से उसका पॉलिटिकल जो कैरियर था वो डैमेज हुआ, बेनजीर भुट्टो का ना बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट आप कह लो कि स्ट्रॉ, ठीक है, फॉर द प्रेसिडेंट, एज रूमर्स ब्लेम्ड ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो थी दैट वाज डिसमिस्ड। तो इसकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन फैमिली फ्यूड्स और किलिंग ऑफ हर ब्रदर मुर्तजा भुट्टो, ठीक है, इन द पुलिस एम्बश, ठीक है, पुलिस इनकाउंटर में। अच्छा, उसके बाद जनाब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चीज आ जाती है जनाब फैमिली फ्यूड्स के बाद कि हुआ ये था कि इसकी जो खास तौर पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमिक कह लें, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कह लें, ठीक है, यूबीएल स्कैंडल कह लें, बात एक ही चलेगी। अब सीन ये हुआ जनाब के उसके रेन में मामला ही चलते हैं बेनजीर भुट्टो के ना, कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। अब फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे आ जाते हैं जनाब कि बाकायदा तौर पे ना आप कह लो कि इसके टेन्योर के अंदर ना बेनजीर भुट्टो ही टुक चार्ज मैनी इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब वो पॉलिसीज क्या होती है जनाब, ये प्राइवेटाइजेशन जो करती है ना, इसके अंदर बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, बाकायदा तौर पे ना उनको बहुत ही चीप रेट पे ना अपने
फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और अपने जो करीबी क्लोज जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो इनके मिलने जुलने वाले होते हैं, उनको जनाब बाकायदा तौर पे सेल कर देती हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये होता है कि उस टाइम पे जो है ना आप कह लो कि नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही होती हैं। कराची की जो स्टॉक एक्सचेंज थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज, ये जनाब बाकायदा तौर पे क्या होती है, अंडर कॉन्स्टेंट क्राइसिस आ जाती है, ठीक है, बाकायदा तौर पे फॉल कर जाती है। फिर साथ ही साथ क्या होता है जी कि जो फॉरेन जो हमारी एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज जो डिपॉजिट है वो भी ड्रॉप हो जाते हैं, डेंजरस लेवल पे चले जाते हैं। साथ ही साथ ये होता है कि यूएसए वाले जो होते हैं ना, हमें जरूरत होती है यूएस एड की। आपको पता है क्यों होती है हमें यूएस एड की जरूरत होती है उस टाइम पे भी, तो हम मांगने के लिए लगे होते हैं आईएमएफ से। तो आप कह लो कि यूएस एड जो थी वो भी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। यूएस फाइनेंशियल और मिलिट्री आप कह लो कि एम्बार्गो लगी होती है पाकिस्तान के ऊपर। एट द सेम टाइम क्या होता है जनाब कि गवर्नमेंट जो थी दे हैड शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। तो जब हम बाकायदा तौर पे लोन के लिए आईएमएफ में अप्लाई करते हैं, आईएमएफ में, तो आईएमएफ वाले जो है ना बाकायदा तौर पे फर्स्ट जो है ना दे रिफ्यूज टू आप लोग के गिवन एनी काइंड ऑफ लोन। कि पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लेड टू द रिक्वेस्ट फॉर अ लोन फ्रॉम द आईएमएफ विच हैड आप कह लो कि टू स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल। तो जिसकी वजह से होता ये है कि आईएमएफ जो थे फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिफ्यूज कर देते हैं कि हम नहीं देंगे। मगर लेटर ऑन जब आईएमएफ लोन देती है, ठीक है, यूएसए के प्रेशर की वजह से फिर मिलता भी है हमें लोन। तो फिर होता ही है कि बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल जो पॉलिसीज है ना उसके ऊपर वो कहती है कि टैक्सेस इम्पोज करेंगे, हाई टैक्सेस लगा दें अवाम पे। कि जैसे अभी आप देख लो कि आईएमएफ कहती है जनाब के टैक्सेस ज्यादा लगाएं अवाम पे, सैलरीज पर्सन पे, इन सारों पे ज्यादा टैक्सेस लगाएं। और गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको फ्री दें। तो ये मतलब ये सीन है। तो यहाँ पर सेम उस टाइम पे ये था कि जनाब गवर्नमेंट ने कहा, आईएमएफ ने कहा जी, उन्होंने जब हमें लोन दिए तो उन्होंने कहा जी टैक्सेस को हाई कर दें, उनको रेज कर दें, ठीक है, 1995 में। बट आपके लोग के जब ये टैक्सेस रेज किए गए तो फिर आप देख लें कि जो रुपी जो है ना हमारा डी वैल्यू हो गया। तो उस टाइम पे आप ये कह लो कि रुपी जो डी वैल्यू हुआ एज द यूएस डॉलर 30% हमारा जो रुपी जो था ना डी वैल्यू हो गया। अब ये भी सीन चल रहा था, डी वैल्यू हो गया एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। एज अ रिजल्ट क्या हुआ जी, एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो थी दैट वेंट अप एंड पीपल जो थे वो एंगरली ब्लेम कर रहे थे किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। और फिर हुआ ये कि जिसकी वजह से ना प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स जो थी ना वो बाकायदा तौर पर ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट की वजह से ना स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, जो कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू आप कह लो कि कंट्रोल बाय द बेनजीर भुट्टो। तो आईएमएफ जो था ही कंटिन्यू टू डैमेज आप कह लो कि बाकायदा तौर पे आईएमएफ जो था उसने इवन के डैमेज किया, उसने बाकायदा तौर पे डिमांड भी कर दी कि आईएमएफ जो था ही आल्सो स्टार्टेड टू कंटिन्यू टू डिमांड एक्शंस दैट वुड कॉज इवन मोर डिसकंटेंट और लेड टू द आप लोग के प्रेसिडेंट टू टेक डिसीजन टू डिसमिस द गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट जो था ना वो फारूक अहमद लगारी था, वो इनका अपना बंदा था, अपना पार्टी का बंदा था, ठीक है। तो ये जो था दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। फिर उसके बाद जो है साथ ही साथ हम बताएंगे कि यूबीएल स्कैंडल की बात करेंगे कि यूबीएल स्कैंडल क्या था। यूबीएल जो था ये बैंक था जनाब, गवर्नमेंट ने कहा जी हम इसको नहीं चला सकते यूबीएल को ना, तो हम जो है ना एक सऊदी अरब की कंपनी है ये, हम उसको सेल कर दिया हमने ये बैंक। अब एफआईए की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता ये चलता है जनाब ये जो यूबीएल बैंक जो है ना इट इज नॉट सोल्ड टू द आपके लोग सऊदी बेस्ड कंपनी। ये जनाब इनकी अपनी फैमिली मेंबर्स थे, उनको इन्होंने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स थे, इनके खासतौर पर क्लोज फ्रेंड्स थे, बिजनेस ग्रुप था एक, उसको सेल कर दिया जाता है ये, दे सोल्ड दिस बैंक टू देम। तो जिसकी वजह से जो है ना आप कह लो कि इसको करप्शन की वजह से इस जो है ना आ, इस वजह से इसकी एक रेपुटेशन भी डैमेज होती है और शी वाज आल्सो फॉल फ्रॉम पावर। फिर उसके बाद एट द सेम टाइम हम बात करेंगे, हम कहेंगे जनाब के इस सर टाइम ये आईएमएफ वाला और यूबीएल वाला अलग अलग पॉइंट आएंगे? इसी में बता दें वो सेम ही चल रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही है ना इसकी, उसकी नहीं पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन तो नहीं, लेकिन पैराग्राफ जो बनाएंगे वो पहले बन बताएंगे जाएंगे। आईएमएफ या फिर एक ही में देखेंगे? फाइनेंशियल क्राइसिस पे एक पैराग्राफ बन जाएगा जिसमें आईएमएफ का आ जाएगा और ये जो है 30% जो एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर हमारा डी वैल्यू हो गया, आईएमएफ ने रिफ्यूज कर दिया, लेटर ऑन जब दिया तो उन्होंने टैक्सेस इम्पोज हैवी कर दिए और जिससे इन्फ्लेशन और ये कंट्रोल नहीं हुई और लोग प्रोटेस्ट कर उन्होंने शुरू कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट वाज इंक्रीज। तो ये अलग से बता दो और दूसरा जो है ना वो अलग से बता दो यूबीएल स्कैंडल, ठीक है ना, यूनाइटेड बैंक स्कैंडल जो था उसको अलग से बता दो आप, ठीक है, वो सिंपल से ही है। ठीक है। अच्छा, तो जो था वो क्या उसका नाम लेते हैं उसके बाद ये हम बताएंगे ग्रोथ रेट जो था हमारा खास तौर पे ना इसमें हम कंपैरिजन करते हुए कि जनाब के उस टाइम पे जनाब जो ग्रोथ रेट जो था ना 1980s में स्पेशली
1980s में हमारा जो था ऑलमोस्ट आप कह लो कि जो एवरेज ग्रोथ रेट 6% पे था, और इसकी बेनजीर भुट्टो के एरा में जनाब बाकायदा तौर पे यही जो ग्रोथ रेट जो था वो 4% पे आ गया। इसी तरह से बाकायदा तौर पे जो हमारी जो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज जो थी प्रोडक्शन, लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन जो थी ना, वो बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो ग्रोथ रेट जो था ना आप कह लो कि 1980s में 8% पे था, और इसकी दफ़ा पे स्लो डाउन होकर बाकायदा 2.3 पे आ गया। ठीक है, इस परसेंट पे आ गया। फिर उसके बाद जनाब क्या उसका नाम लेते हैं कि आप ये कह लो कि बेनजीर भुट्टो जो थी ना उसके एरा में बड़े इस तरह के प्रॉब्लम हो गए, या बेशक आप इसके जो आप कह लो कि ग्रोथ रेट वाले पैराग्राफ के अंदर यूबीएल के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, कि वो प्राइवेटाइजेशन जो बैंक जो था वो वाला केस इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आप ये कह लो कि इसकी वजह से हुआ ये कि बाकायदा तौर पे जो ना आप ये कह लो कि विद क्लेम्स ऑफ द करप्शन एंड डेट द बायर जो थे, जैसे यूबीएल के बायर जो थे दे वर एक्चुअली ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे। तो आप कह लो कि दिस फर्दर डैमेज द बेंजिल भुट्टो रेपुटेशन एंड दिस बिकेम वन ऑफ द रीजन टू फॉल फ्रॉम पावर। तो ये भी रीजन आ जाती है इसके फॉल फ्रॉम पावर की। उसके बाद आ जाता है जनाब कॉन्फ्लिक्ट विद द सुप्रीम कोर्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट जो था सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट विद सुप्रीम कोर्ट। अब ये फड्डा ये होता है जनाब के 20 जजेस होते हैं जिसमें 3 ना वुमेन होती हैं। ठीक है, और ये सारे ना जूनियर होते हैं, जूनियर। इनको जनाब बेनजीर भुट्टो क्या करती है, बाकायदा तौर पे ना अपॉइंट कर देती है। ठीक है, डिफरेंट जगह पे ना एज ए हाई कोर्ट के जजेस। अब बेनजीर भुट्टो जब इनको अपॉइंट करती है ना 1996 में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ना वो बाकायदा तौर पे ना इसको ना ऑर्डर करते हैं बेनजीर भुट्टो का ना कि इन जजेस को रिमूव करो। ठीक है, और ऑन द सीनियरिटी बेस दोज जजेस वर अपॉइंटेड ऑन द सीनियरिटी बेस, जो सीनियर जजेस थे ना उनको अपॉइंट किया जाए, और इनको 20 जजेस को फौरी जो ना डिसमिस किया जाए। अब बेनजीर भुट्टो जो थी ना शी रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अब सुप्रीम कोर्ट का जो रिकमेंडेशन थी वो रिफ्यूज कर देती है। ठीक है, तो फाइनली होता ये है कि बाकायदा तौर पे फिर सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है जुडिशरी जो दिस इज द पिलर ऑफ पाकिस्तान, तो फाइनली होता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो डिसीजन डिसमिस का जो देती है ना, फिर फर्दर इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को कहती है। प्रेसिडेंट कौन होता है, फरूक अहमद लगारी। अब प्रेसिडेंट को बाकायदा तौर पे कहा जाता है जनाब कि ये काम किया जाए। तो आप ये कह लो कि प्रेसिडेंट जो था फिर बाकायदा तौर पे वो इंटरवीन करता है, अनटिल द प्रेसिडेंट जो था पर्सनली इंटरवीन टू रिमूव द जजेस। तो दिस इशू जो था दैट फर्दर वाइडेंड द गल्फ ऑफ डिफरेंट आप कह लो सर डिफरेंस। ये सारी फीमेल जजेस थी? नहीं, 20 जजेस है जिसमें 3 वुमेन भी थी, अच्छा, ये बताया तो मैंने। ये इसका क्या, ये कौन से कोर्ट की जज थी? ये हाई कोर्ट के डिफरेंट जगहों पे हाई कोर्ट के जजेस लगना था। बेसिकली ना अच्छा। बेनजीर भुट्टो जो थी ना उसने ना पॉलिटिकल जो मर्डर जिन्होंने किए होते हैं ना, पॉलिटिकल मर्डर के जो प्रिजनर्स होते हैं उनको रिलीज करवाना था। शी वांटेड टू रिलीज पॉलिटिकल मर्डर्स। ठीक है, तो वो बेसिकली अपने जज लगेंगे तो होगा ना काम, ये उनको रिलीज तभी करवाया जाएगा। तो फाइनली जनाब क्या हुआ कि दिस इशू फर्दर वाइडेंड द गल्फ ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफिस। तो प्रेसिडेंट लगारी जो था ना उसने रिमूव किया प्राइम मिनिस्टर को, बेनजीर भुट्टो को, एंड डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल टू कैरी आउट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स या डिसीजंस। इसने कहा कि भाई तेरी ऐसी की तैसी तूने क्यों रिमूव कर दिए, क्योंकि बेनजीर भुट्टो डायरेक्ट कर ही नहीं रही थी। बेनजीर कह रही थी जो करने कर लो, क्योंकि उसको पता है कोई भी नहीं कर सकता काम, मैं ही करूंगी। तो प्रेसिडेंट साहब अपने ही हैं, तो प्रेसिडेंट जो थे वो फरूक अहमद लगारी थे। तो ये जो लस्ट होती है सीट की बड़ी खतरनाक होती है। तो इसने कहा बीबी अब तो आपको करना ही पड़ेगा, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसको प्रेशर डाला। इसने जनाब अपनी पावर को यूज किया, 8 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली इसने सारों को रिमूव कर दिया। तो जब रिमूव किया तो ओपन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और फिर गल्फ क्रिएट हो गया किसमें, प्राइम मिनिस्टर में और प्रेसिडेंट में। और फिर बाकायदा तौर पर फिर उसने फर्दर इसको डिसमिस कर दिया, किसको जो डिसमिस कर दिया, बेनजीर भुट्टो को, अपनी स्पेशल पावर यूज करके नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी। और उसको ने कहा भाई आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसका डिसीजन को कैरी ऑन क्यों नहीं किया, तो लिहाजा शी वॉज फॉल फ्रॉम पावर। उसके बाद जो है बेनजीर भुट्टो जो है लास्ट रीजन आ जाती है सेकंड रेन की, ये फॉल फ्रॉम पावर क्यों हुई बेनजीर भुट्टो। तो उसके अंदर जनाब आ जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट इसका आ जाता है पंजाब गवर्नमेंट के साथ, कॉन्फ्लिक्ट विद द पंजाब गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बड़ा क्लाइमेक्स सीन होता है। तो अब असल में होता है पंजाब का जो सीएम होता है ना, चीफ मिनिस्टर,
जैसे अभी जो है मरियम नवाज है तो मंजूर अहमद भट्टू होता है। तो मंजूर अहमद जो था ना भट्टो जो है, ये जनाब चीफ मिनिस्टर होता है जनाब पंजाब का। ये और इनकी अपनी पार्टी का होता है, क्योंकि पंजाब के अंदर ना इन्होंने ना गवर्नमेंट बनाई होती है, कोalition गवर्नमेंट बनाई होती है, सीएम इनका अपना लगा होता है। तो होता ही है कि जनाब के जो एमपीएस होते हैं ना, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, वो खुश नहीं होते इससे ना, मंजूर अहमद भट्टू से। दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मंजूर अहमद भट्टू। तो फिर होता ही है जनाब के वो कंप्लेन करते हैं बेनजीर को ना, दे कंप्लेन के जनाब चीफ मिनिस्टर हैड गवर्न द प्रोविंस इन अ वेरी आप लोग के इंडिपेंडेंट मैनर्स, बकायदा करप्शन कर रहा है जनाब। और आप कह लो कि जो है ना फंड्स जो है ना यहाँ पे ना कोई इधर उधर किए जा रहे हैं, फंड्स करप्शन की जा रही है, चीफ मिनिस्टर मंजूर भट्टू सब कर रहे हैं। तो फिर होता ही है कि बेनजीर भुट्टो क्या करती है, बीबी इस मैटर को ना हैंडल ही नहीं कर पाती, हालांकि उनका अपना पार्टी का बंदा होता है ये चीफ मिनिस्टर। तो बजाय इसके कि वो मैटर को हैंडल करे, रिजोल्व करे, शी आप कह लो कि बेनजीर भुट्टो डिसमिस द चीफ मिनिस्टर। तो द डिसमिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो था इन पंजाब आफ्टर ही हैड अपसेट द पीपीपी also attracted much criticism of बेनजीर भुट्टो। सर आप दोबारा बोलेंगे, उस सीएम ने क्या किया था? चीफ मिनिस्टर जो था ना, ठीक है, ही वाज इन्वॉल्व इन द डिफरेंट फ्रॉड और करप्शन के केसेस में ना, मतलब कि उन्होंने कहा जनाब कि ये करप्ट है और बाकायदा तौर पे ना हमसे पूछे बगैर ही इंडिपेंडेंट जो है ना अपने काम कर रहा होता है, हमसे पूछे बगैर ही, एमपीए से पूछे बगैर। तो फाइनली बेनजीर भुट्टो जो थे ना उसको इस केस को हैंडल ही नहीं कर सकी। अपने ही पार्टी का बंदा जो चीफ मिनिस्टर लगा हुआ था मजूर अहमद भट्टू, उसको उसने बाकायदा तौर पर डिसमिस कर दिया एज अ चीफ मिनिस्टर। तो हम बात कर रहे हैं कि जी द डिसमिसल ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन पंजाब आफ्टर ही हैड अपसेट द पीपीपी एंड आल्सो अट्रैक्टेड मच क्रिटिसिज्म ऑफ बेनजीर भुट्टो, क्योंकि शी वाज अनएबल टू हैंडल दिस मैटर। तो दिस मेड एन आप लोग के जो सिचुएशन वर्स और विच बिकेम वन ऑफ द रीजन टू फॉल फ्रॉम पावर, बेनजीर भुट्टो वाज फॉल फ्रॉम पावर। तो ये भी एक रीजन आ जाती है। हालांकि इसको मैटर को हैंडल करना चाहिए था, इनकी पार्टी का बंदा था, ठीक है, तो अपोजिशन तो इल्जाम लगाती है हर लिहाज से। तो जिसकी वजह से ना ये इसकी जो सपोर्ट थी ना पीपल पार्टी के अपने लोग, उनमें ये अनपॉपुलर हो गई। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी पीपल पार्टी के बंदे को उठा के डिसमिस कर देगी किसी के कहने पे। तो एक तरह की ना मामला खराब हो गया। उसके बाद लास्ट बात आ जाती है वही जरदारी साहब की करप्शन, जरदारी करप्शन आ जाती है। तो जरदारी करप्शन जो थी वो भी दोबारा इनको अरेस्ट कर लिया जाता है माशाल्लाह से। तो उसका जो हस्बैंड होता है वो स्कैंडल्स में इन्वॉल्व पाया जाता है वही गवर्नमेंट के डील्स में, और हर हस्बैंड जो था दैट वाज रूमर्ड टू बी इन्वॉल्व इन शेडी बिजनेसेस डीलिंग दैट अंडरमाइन आप लोग के हर पोजीशन। तो जिसकी वजह से ये होता है कि नेपोटिज्म की वही चीज आ गई, करप्शन के चार्ज हो गए, ठीक है, ये चीजें लगा के ना इसकी जो आप कह लो कि एक तो रेपुटेशन भी डैमेज होती है, और अल्टीमेटली 1996 में नवंबर जो प्रेजेंट जो था ना डिसमिस करता है, कौन प्रेजेंट जो फरूक अहमद लगारी डिसमिस करता है बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट को ना अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ लार्ज स्केल करप्शन एंड मिस गवर्नमेंट। तो वन ऑफ द रीजन आ जाता है। फिर बाद में वो अलग बात है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, पीपल पार्टी जो थी ना, वो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मेराज हालिद को ले आते हैं कि भाई जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक आप हैं। तो ये बेनजीर भुट्टो का जो था ना सेकेंड रेन था। अब इसमें अगर हम बात करें सक्सेसेस की बेनजीर भुट्टो की, तो सक्सेसेस की अगर हम बात करें तो उसमें बेनजीर भुट्टो जो थी ना उसकी कुछ सक्सेसेस थी, और उसमें आप कह लो कि एजेंडा ऑफ चेंज आ जाता है। एजेंडा ऑफ चेंज, एजेंडा ऑफ चेंज क्या था जनाब, एजेंडा ऑफ चेंज ये था इसने वुमेन एम्पावरमेंट बड़ी की। तब इसने बाकायदा तौर पे जनाब खवातीन को के इन्फीरियर स्टेटस दिया गया था ज़िया की एरा में, ठीक है। तो इसने बाकायदा तौर पे ना उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बाकायदा तौर पे फर्स्ट टाइम वुमेन पुलिस स्टेशन बने, फर्स्ट टाइम जनाब वुमेन जो थी दोज वर अपॉइंटेड एज अ जज, पुलिस में अपॉइंटमेंट शुरू हो गई वुमेन की। फिर बाकायदा तौर पे बेनजीर भुट्टो जो थी उसने साथ साथ जो है ना फर्स्ट वुमेन बैंक बनाया, पाकिस्तान में पहला जो वुमेन बैंक बना वो इसने बनाया। तो आप ये कह लो कि इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर वुमेन को जो है ना बाकायदा तौर पे जो स्टेटस देना इक्वल टू मैन, तो दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस ऑफ बेनजीर भुट्टो। सक्सेस साथ में ये भी आ जाती है जनाब, अब याद रखिएगा इसकी जो सक्सेसेस है ना ज्यादातर फॉरेन पॉलिसी की चीजें आएंगी ज्यादा। तो उसके अंदर सक्सेसेस की अगर हम बात करें तो हमने पहले अपना जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था ना उसको स्टार्ट किया पाकिस्तान के अंदर। मींस कि हमने ना चाइना के अलायंस से ना बदर वन जो था ना हमने बाकायदा तौर पे स्पेस में छोड़ा, जिसकी वजह से हुआ ये कि चाइनीज असिस्टेंस की वजह से
और जिसकी वजह से हमारा जो डिफेंस, जो पाकिस्तान आर्मी का जो सैटेलाइट जो था ना सिस्टम, वो बड़ा स्ट्रांग हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो था इसकी सक्सेस ये भी आ जाती है कि बाकायदा तौर पे ना 4th सार्क कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है इस्लामाबाद के अंदर। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ये जैसे आप ट्रेड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि हमारा रीजनल कॉर्पोरेट, ये कंट्री के साथ हमारी ट्रेड चलती है, इसमें इंडिया भी है, सारे हैं। तो होता ही है कि सार्क कॉन्फ्रेंस जो होती है ना यहाँ पे इस्लामाबाद में 4th होती है, उसमें ना जो राजीव गांधी है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, पहली दफा कोई पाकिस्तान में आता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो यहाँ पर जब आता है तो बड़ा एक ना आपके लोग के अच्छी मीटिंग चलती है और हमारे बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट भी साइन किए जाते हैं। एग्रीमेंट भी साइन होते हैं जनाब, जिसमें बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि जनाब ड्यूरिंग द वॉर पे ना हम किसी की भी जो है ना आप कह लो कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चलाएंगे। फिर ड्यूरिंग द वॉर हम हॉट हॉट आप कह लो कि टेलीफोनिक जो है ना एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो कंटिन्यू रखेंगे ड्यूरिंग द वॉर। और फिर जो शिमला एकॉर्ड है, शिमला एकॉर्ड, उसकी टर्म्स के मुताबिक जो है ना उसको ओपन किया जाएगा, उसके मुताबिक कश्मीर के इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। तो मतलब ये एक तरह की सक्सेस आ जाती है कि बेनजीर भुट्टो जो थी शी वाज सक्सेसफुल। ठीक है। तो हमारे जो रिलेशन जो थे इंडिया से आप कह लो कि बाकायदा तौर पे रिस्टोर हो जाते हैं बड़े अरसे बाद ना। तो रिलेशन जो थे देवर रिस्टोर्ड एज वेल एज, और हमारे जो आप कह लो कि एक जो इम्पोर्टेंट बेनजीर भुट्टो की डोमेस्टिक पॉलिसी में सक्सेस आ जाती है। तो इसके बाद बेनजीर भुट्टो की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसमें जो है अमेरिका की अगर हम बात करें वो भी एक सक्सेस आ जाती है। जनाब अमेरिका से हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाते हैं, क्योंकि बेनजीर भुट्टो जो होती है ना ये जाती है वहाँ पे अमेरिका में, और अमेरिका में जो है बाकायदा तौर पे क्लिंटन साहब जो होते हैं, बिल क्लिंटन, वो कहते हैं भाई माफ़ करना, हमें गलती लगी, पाकिस्तान जो है ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सेफ है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिहाजा बेनजीर भुट्टो जो थी ना वो जो हमारे ऊपर लगी हुई थी ना पेस्लर अमेंडमेंट, उसको रिमूव करवा देती है। मतलब कि पेस्लर अमेंडमेंट जो थी दैट वाज रिमूव। ठीक है। तो वो जो पेस्लर फिर अमेंडमेंट, इन्होंने सिर्फ बेनजीर के लिए किया है, जब बेनजीर गई है तो न्यूक्लियर बंद हो गया। बेनजीर भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। सारी बात है, उसका फादर भी फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का हम्म। दूसरा, तो इस वजह से ना वो हर जगह अपने अब्बे के साथ ही रहती थी। तो इस वजह से वो बहुत उसका जो ना ये विजन बड़ा था, बड़ी थी, बड़ी अच्छी बंदी, आपको पता ही है। तो बहरहाल जो है क्या उसका नाम लेते हैं, तो फाइनली जो है ना जो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट जो थी ना वो कहते हैं भाई बहुत बड़ी मिस्टेक थी अमेरिका वाले, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि गलती हो गई। तो वो फिर उसको ना खत्म करके ना वो क्या करते हैं जी, ब्राउन अमेंडमेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो F-16-28 जो तैयारे जो थे ना, ठीक है, वो मसला रिजॉल्व हो गया। वो भी ये लेकर आती है पाकिस्तान, यूएसए वो देता है, और फिर सर ये यूएसए ने नवाज शरीफ की हुकूमत में होया था या ये बेनजीर भुट्टो की बात कर रहा हूँ, ये नहीं उसकी नहीं, ये जो सक्सेस। जब पैसे अटक गए थे, ये बेटा कब हुआ था ये? वो वो हुआ था वहां पे प्रेशर अमेंडमेंट में, वो मैंने आपको तो जिया वो के एरा में 1985 में बताया जिया नहीं। में हुआ था ना? हाँ जी, हाँ जी। में हुआ था ये तो वो जिया में प्रेशर लगी थी और इसने जाके ब्राउन अमेंडमेंट लगवा दी, उसको रिमूव करके तो ये लग गई ब्राउन अमेंडमेंट। और हमारी जो हमने पैसे दिए हुए थे 388 मिलियन, ठीक है, मिलिट्री सप्लाई के लिए, जो वेपन्स जो थे हमने स्पेयर पार्ट लेने थे वो भी हमें मिले। और एज वेल एज जो थी हेलरी क्लिंटन जो थी ना, जो क्लिंटन की बीवी जो थी अपनी बेटियों के साथ इस्लामाबाद विजिट करती है 1996 में, तो फर्दर हमारे रिलेशन बड़े स्ट्रांग भी हो जाते हैं और पूरी दुनिया में मैसेज चला जाता है कि पाकिस्तान इज द मेजर अलाई ऑफ अमेरिका इन ऑल एशिया। एशिया पूरे में हम उसके बड़े मेन पार्टनर होते हैं यूएसए के। तो आप ये कह लो कि उसकी जो है ना जो सक्सेसफुल जो चीजें थी ना उसके अंदर ये चीज आएगी। ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि ये खास तौर पे जब पेपर आउट हुआ था 2013 में, 2013 में, 2013 में जब पेपर आउट हुआ था ना तो रीसीट का एग्जाम हुआ था। रीसीट एग्जाम जो हुआ था ना उसके अंदर बाकायदा तौर पे इसका हाउ सक्सेसफुल वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला जी। उन्होंने कहा था जी हाउ सक्सेसफुल वाज बेनजीर भुट्टो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द इयर्स। ये दोनों रेन पूछा, तो इसके अंदर आप देख लो कहीं पे भी ना उन्होंने ये नहीं कहा कि डोमेस्टिक पॉलिसी। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जब वर्ड आपको सिर्फ इवन कि अगर आपको वर्ड ये आ जाए पॉलिसीज, तो फिर इसका मतलब है ओपन हिट है। मतलब आपने जो है ना सक्सेस बताएं, फेलियर बताएं, इसमें फॉरेन रिलेशंस बताएं, ठीक है, फॉरेन सक्सेस बताएं फॉरेन रिलेशंस की, क्योंकि बेनजीर भुट्टो की जो है ना सक्सेस में ज्यादातर फॉरेन रिलेशंस आ जाते हैं, उसमें सक्सेसफुल थी ज्यादा। इवन के इसके ऊपर एक लतीफा भी बना हुआ है, वो कहते हैं जी कि बेनजीर भुट्टो जो थी शी वाज अनएबल टू आपके लोग के डिलीवर, ठीक है, इन हर टू ड्रेन एनीथिंग, नथिंग आपके लोग डिलीवर, सॉरी एनीथिंग कह रहा हूँ, शी वाज अनएबल टू डिलीवर एनीथिंग जो है नथिंग एक्सेप्ट बिलावल भुट्टो। मतलब बिलावल भुट्टो डिलीवर हुआ था।
मतलब मजाक उड़ाते हैं लोग कि जनाब वो पैदा हुआ था बिलावल भुट्टो, बेसिकली सेकंड रेन में वो पैदा हुआ था। ये जो थी ना कुछ भी नहीं कर सकी बेनजीर भुट्टो ना, इसको करने भी नहीं दिया। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा ऑपोजिशन थी, नवाज शरीफ साहब ने अपनी डाल दी थी ठीक ठाक किस्म की, ठीक है। और ये जनाब ये बाकायदा तौर पे इसका जो है सेकंड रेन भी खत्म हो गया बेनजीर भुट्टो का, और नवाज शरीफ का जो है फर्स्ट रेन जो खत्म हुआ है। उसके साथ साथ जो है नवाज शरीफ के जो सक्सेसेस थी उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रेन बल्कि सेकंड रेन की फेलियर को पहले देख लेते हैं। टाइम कितना, एक मिनट है जरा। सर ये फेलियर के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं ना? हाँ जी, फेलियर के ज्यादा आते हैं। अगर वो इन हाउस सब सक्सेस, के ज्यादा हैं ही वो। हाँ जी, बेनजीर भुट्टो इस तरह के नवाज शरीफ के जो आ जाते हैं हाउस सक्सेसफुल, तो फिर दोनों रेन का पूछेंगे, तो फिर दोनों रेन की सक्सेस और फेलियर्स आप बताएंगे, ठीक है। तो वो उस लिहाज से अब ये जो था नवाज शरीफ जो था ना, इसकी सेकंड रेन को हम कल ही करेंगे और इसकी सक्सेसेस को कल करके ना तो ये खत्म कर देंगे चैप्टर। और साथ ही ना रिलेशन शुरू कर देंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, ताकि संडे तक आपको सारे इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट कर दिए जाएंगे आपके, ठीक है। तो कोई अगर आपका क्वेश्चन है माइंड में तो आप पूछ लें। सर कल परसों मॉक है एचएसएन में। जी 27 को फ्राइडे वाले दिन बता रहा हाँ था। जी। सारे माशाल्लाह काफी तैयारी शारी सही है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी, मुझे लगता है। इंशाल्लाह। शमीर की भी होपफुली ठीक है, क्यों शमीर? उसको जी भी सर। उसको भी थोड़ा समझाओ यार। वो जो है क्या नाम है वो ईदन। हाँ जी ईदन, वो पिछले 2 हफ्ते से मुझे भेज रहा है